A very warm welcome to all my dear students. You're watching ATP Star, a super learning platform. I am Alibha Banerjee, your social science faculty, and let's start the Delhi paper analysis. इस वीडियो में हम दिल्ली के 2019 एंड 20 पेपर को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं और आपको ऐसे और भी अमेजिंग सेशंस अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग नेक्स्ट कौन से स्टेट को देखना चाहते हैं या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि आप चाहते हैं एनटीएससी से रिलेट करता हो जिसे मैं अपने स्टाइल में आप लोगों को प्रेजेंट कर सकूं। इससे पहले वीडियोस में भी हम लोगों ने कुछ स्टेट्स को जो है वो सॉल्व किया है, तो ज़रूर उन वीडियोस को देखिए। इट्स नॉट नेसेसरी दैट विच एवर स्टेट यू आर रिजाइडिंग इन, बट यू शुड सॉल्व ईच एंड एवरी पेपर, क्योंकि क्या होता है बेटा, रिपीटेडली क्वेश्चंस जो है वो दूसरे स्टेट्स में भी पूछे जाते हैं। सपोज कोई दिल्ली से आया है क्वेश्चन दिस ईयर, बट ऐसा हो सकता है कि वो उससे एक साल पहले एमपी का क्वेश्चन रहा हो। ओके, सो एनटीएससी पेपर्स में ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेवेंट करते हैं और इसलिए आपको कहा जाता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करके जाना है। ये तो आपकी ना फर्स्ट प्रिपरेशन स्टेप होती है। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं आज के दिल्ली के पेपर को, जो कि हमने लिया है 2019 एंड 20 वाला। सो हियर वी आर प्रेजेंटिंग यू द फर्स्ट क्वेश्चन। कोई भी एनटीएससी का पेपर हो, सबसे ज्यादा वेटेज मिलती है हिस्ट्री से कम भी 15 क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिल जाते हैं। कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम 20 और 22 भी हो सकता है। देन कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे ज्योग्राफी से 15, 12, ठीक है, 12 से कम नहीं। उसके बाद थोड़े से कुछ बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं सिविक्स एंड देन ज्योग्राफी। ऐसा भी होता है कि 15 + 15 मतलब हिस्ट्री के 15, देन ज्योग्राफी के 15 और उसके बाद 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सिविक्स एंड देन 5 क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को सबसे कम वेटेज दी जाती है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस जो है ना वो हर बार बहुत ईजी नहीं आते हैं। और अगर मैं बात करती हूँ ना सदर्न स्टेट्स की, इंडिया के जो सदर्न पार्ट्स है ना, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में, सो यहाँ पे जो है ना इकोनॉमिक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और यहाँ पे जो है ना पेपर टफ जो है, या मैं कह सकती हूँ वेटेज जो ज़्यादा है ना वो कहाँ पे है, इकोनॉमिक्स में है, हिस्ट्री में थोड़ा कम है। तो ऐसा कुछ पेपर है हम लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम दिल्ली जोन में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है हिस्ट्री को। ओके, सो व्हाट आर द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस? फ्रांस के कलर्स कौन से हैं नेशनल कलर्स? तो बेटा ये फ्लैग पे ही जो है वो फ्लैग करता है। कौन से कलर का होगा फ्रांस का फ्लैग? ब्लू ग्रीन या रेड या ग्रीन व्हाइट रेड, ग्रीन येलो रेड या ब्लू व्हाइट एंड रेड। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ब्लू व्हाइट रेड। ये भी तिरंगा है, जो कि कौन कौन से कलर्स आ जाते हैं इसमें, एक ब्लू, एक व्हाइट और फिर एक रेड। यही है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। Which was not included in the Lenin's April thesis? So, लेनिन की जो थ्योरी थी ना उसमें से इनमें से कौन से पॉइंट्स थे जो उसमें ऐड नहीं किए गए थे? देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डूमा, बैंक टू बी नेशनलाइज्ड, लैंड टू बी ट्रांसफर टू पीजेंट, वॉर टू बी ब्रॉट टू अ क्लोज। तो लेनिन चाहते थे कि सबसे पहले जो वॉर चल रहा है ना, सबसे पहले तो ये कि वो वॉर जो है ना वो बंद हो जाना चाहिए। सेकेंडली वो ये भी चाहते थे कि बैंक्स नेशनलाइज हो जानी चाहिए। लोगों का पैसा जो है ना वो सोसाइटी का पैसा होता है एक्चुअल में। पीजेंट्स जो कि एक्चुअली वर्क करते हैं लैंड पे, सो लैंड जो है ना वो एरिस्टोक्रेट्स के पास ना रह के पीजेंट्स को ट्रांसफर कर दी जाए। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे कि फॉर्मेशन ऑफ डूमा हो। ठीक है, सो ये जो है ना वो नहीं था लेनिन की अप्रैल थीसिस में। चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू। सो हिटलर का जो है वो इकोनॉमिक्स मिनिस्टर कौन था जो बाकी सभी उसके जो वर्क्स थे ना उनको देखता था? सो हर्बर्ट स्पेंसर, ह्योलमार सैचेट, वी शेरिर या रॉबर्ट ले। ओके, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ना हम लोग बार बार सॉल्व करते हैं। क्या है ये? इसका आंसर होगा हॉलमार शार्ट। ठीक है, ये हॉलमार शार्ट जो था ना इसे कहा जाता था हिटलर का लेफ्ट हैंड, और ये जो है ना हिटलर के सारे इकोनॉमिक जो उसके एजेंडास थे या जो भी उनके प्रिंसिपल्स थे या जो भी उनकी प्लान्स एंड पॉलिसीज थे उनको ये देखते थे, हॉलमार शार्ट। तो हम चूज कर लेंगे ऑप्शन नंबर 2। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these had worked as indentured laborer? इनमें से कौन जो है ना वो लेबरर थे? लेबरर मतलब मजदूर थे।
ओके, सो शौकत अली ये अली ब्रदर्स के भाई पार्ट है, और ये तो कौन से थे, इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया था रॉलेट एक्ट में, तो ये तो नहीं हो सकते। जवाहरलाल नेहरू ये कौन थे भाई, ये तो इंडिया के पीएम ही हो गए थे। नेक्स्ट आ जाता है अलूरी सीताराम राजू। सो अलूरी सीताराम राजू जो है वो रिबेलियन थे, इट मीन्स बाबा रामचंद्र। ऑप्शन नंबर 4 करेंगे हम चूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक हिंद स्वराज। तो एक छोटा सा, जो अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस देखे हैं ओलिवा मैम के, सो मैम ने आपको अच्छे से बताया है कि जो भी हिंद से रिलेटेड आ जाता है, स्वराज, या फिर थोड़ा बहुत हम मान लेते हैं इसको इंडिया की कोई भी बुक्स आ जाती है, तो वो सब रिलेट करती है महात्मा गांधी से। सिर्फ और सिर्फ डिस्कवरी ऐसा है जो कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ओके, सो सुभाष चंद्र बोस, JL नेहरू, कमला नेहरू या महात्मा गांधी। हम चूज कर देंगे ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी को। ओके, विच कंट्री वॉज नोन एज सियाम। किसे कहा जाता है, इंग्लैंड, थाईलैंड, हॉलैंड या स्विट्जरलैंड या स्वाजीलैंड। ओके, सो हम चूज कर लेंगे ऑप्शन नंबर 2 थाईलैंड। थाईलैंड को जो है वो क्या कहा जाता है, सियाम भी कहा जाता है। अगर हम 1920 के पेपर की बात करते हैं तो ये पेपर जो है ना थोड़ा इजी लेवल का आया था दिल्ली से, वो भी जो कि होता नहीं है एक्चुअल में, बट ये वाला ईयर तो ना भाई लॉटरी थी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूटेड साइमन कमीशन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, साइमन कमीशन जो है ये कौन लेके आया था। ओके, रॉबर्ट वॉलपोल, स्टैनली बॉल्डविन, रामसे मैकडोनाल्ड और विंस्टन चर्चिल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्टैनली बॉल्डविन। ऑप्शन नंबर 2 को हम चूज कर लेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन को जो है फॉर्मेशन किया था, कौन से ईयर में किया था, 28, 29, 1930 या 31। कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जो कि हमेशा याद रहते हैं, तब जब हम उनको डेली रिवाइज करेंगे, डेली एटलीस्ट उनको एक बार देख लेंगे। Okay, so option number 3 would be the correct one. Moving ahead with the next question. Okay, जीविता समारम is the autobiography of, किसकी थी, C केशवन की थी, या ये थी सौदामिनी की, या थी ये मनकोजी की, या फिर ये RC दत्त की थी। सो बेटा ये जो C केशवन है ना, ये बहुत पॉलिटिशियन भी थे, एक अच्छा नाम थे, और एक सोशल वर्कर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ऑप्शन नंबर 1 C केशवन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टेब्लिश द वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो बेटा वियतनाम का कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये किसने एस्टेब्लिश किया था। ऑप्शंस है हमारे पास, फूसू या माओ जेडोंग, हो चिन मिन या फान फोई। किसने किया था। ऑप्शन नंबर 3 हम चूज कर लेंगे, हो चिन मिन। इन्होंने जो है वो चाइनीज कम्युनिस्ट, सॉरी वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वो फॉर्म किया था। चाइनीज, चिनमिन, ये सारे ना वियतनामीज चाइनीज वाली कैटेगरी के लग रहे हैं, बट ये थे वियतनामीज के। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, हु रिमार्क दिस। मतलब कोई भी अगर एक इंसिडेंट छोटा सा अगर फ्रांस में होता है ना, तो बाकी पूरे यूरोप में ना वो तेजी से फैल जाता है, ऐसा किसने कहा था। तो वो मजीनी अंकल थे या मेटरनिश थे, वो कहा था गॉडफ्राइड ने या जॉन लोक ने। अब यहाँ पे जो है ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है मेटरनिच या मजीनी के बीच में। तो बेटा फ्रांस नीजेस जो है ना, या तो वो मेज पे बैठ के बात हुई थी टेबल पे, ठीक है, या फिर वो मैट पे बैठ के बात हुई थी, ठीक है, मैट पे बैठ के बात हुई थी। कहाँ बैठ के बात हुई थी, चलो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 मतलब मैट पे बैठ के बात हुई थी, वो मेज पे ऑन टेबल नहीं हुई थी, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is the main cause of the land degradation in Punjab? तो हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है कंप्लीट, और अब हम आ गए हैं ज्योग्राफी पार्ट पे। तो हम यहाँ पे पंजाब को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, सो इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंस ही टोटली दी गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर को। ऐसा माना जाता है कि इंडिया जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता था, माना नहीं जाता है, ऐसा है एक्चुअल में। इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन जो है वो अटेंड करना चाहता था, और इसी वजह से जो है उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया। इसके साथ उन्होंने HYV सीड्स मींस हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। अब हाई यील्ड वेराइटी सीड्स जो है ना, इनको चाहिए बहुत सारा पानी और साथ में फर्टिलाइजर्स भी।
तो इतना सारा पानी, इतने सारे फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, लैंड को डिग्रेड कर देते हैं। सॉइल में जब भी अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो आप देखोगे बबल्स क्रिएट होंगे, वो सॉइल थोड़ी सी ना घुली सी हो जाएगी, उसका जो नेचुरल फर्टिलिटी है ना वो उसकी लॉस्ट हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ है पंजाब में, कि पंजाब में HYV सीड्स की वजह से ज़्यादा पानी दिया गया और इतना ओवर इरिगेशन हो गया कि वहाँ पे लैंड डिग्रेड हो गई। ऑप्शंस क्या क्या है, इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन या ओवर ग्रेजिंग। चूज कर लेंगे हम ऑप्शन नंबर 3 को। ओके, मूविंग अहेड, ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड इन राजस्थान। अगर मैं बात करती हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, सो क्या है बेटा ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे कि जो रेनफॉल होता है ना, तो रेनफॉल को क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। और ये प्रिजर्व जो किया जाता है उसको डेली यूज में लिया जाता है, जिससे कि पानी वेस्ट ना हो। उसके बाद जहाँ पे पानी की कमी है तो एक्चुअल में वो उसे सिक्योर करके रख सके तब के लिए जब उनको उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। तो राजस्थान में ये जो रूफ टॉप है, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसे क्या कहा जाता है, टैंक, टांका, पॉन्ड या फिर लेक? सो करेक्ट ऑप्शन होगा टांका। ठीक है, टैंक का ही एक पार्ट है, टैंक ही है एक्चुअल में, बट इसे राजस्थानी लैंग्वेज में कुछ ऐसा कहा गया है, टांका। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विच ऑफ द स्टेट हैज मोस्ट शुगर मिल्स इन इंडिया? इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर मिल्स कहाँ पे है? हरियाणा, पंजाब, बिहार या महाराष्ट्र? यूपी हमारे ऑप्शन में नहीं है और हम याद रखेंगे कि हमें महाराष्ट्र चूज करना है अगर हमें शुगर मिल्स की बात हो रही है। सबसे ज्यादा भाई जो है वो शुगर केन कहाँ हो जाती है, इसको भूल जाओ। अभी हम बात कर रहे हैं कि मिल्स कहाँ है, तो शुगर मिल जो है ना वो कहाँ पे है बेटा, महाराष्ट्र में है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इंडस्ट्री बॉक्साइट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल? तो इसकी भी एक मेमोरी टेक्निक मैंने पुराने वीडियो में बताया था कि हम कंप्लीट करेंगे या कनेक्ट करेंगे ए बी को। सो ए बी मतलब बी फॉर बॉक्साइट है, सो ए फॉर क्या है, स्टील, सीमेंट, जूट, एल्यूमिनियम। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है ना ये एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है एल्यूमिनियम बनाने में। सो ऑप्शन नंबर 3 इट वुड बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, मतलब छत पे जो पानी गिर रहा है ना उसको सिक्योर कर लेना, उसको प्रिजर्व कर लेना नेक्स्ट यूज के लिए। ये कहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फॉल या पटना? बहुत सिंपल सा आंसर है बेटा इसका, ये किया जाता है ऑप्शन नंबर 1 मतलब शिलोंग में। मूविंग अहेड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक रॉक फॉर्म? अगर हम बात करते हैं रॉक्स की, सो सेडिमेंट्री, ओके, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, यही रॉक्स होते हैं भाई। ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं इनको, तो सैंडी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक बिल्कुल सही, और सैंडी वॉल्केनिक तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और लिग्नाइट जो है ये कोल है और वॉल्केनिक है, और उसके अलावा सेडिमेंट्री ये रॉक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अटरली बटरली पेपर था ये, बहुत ज़्यादा इजी लेवल पे था ये पेपर। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बच्चों को क्या लगता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना प्रीवियस ईयर्स वाले, तो ऑलरेडी वो हमें थोड़े इजी लगते हैं और जो पेपर आता है ना वो थोड़ा टफ हो जाता है। बाद में 1-2 साल बाद वो इजी लगता है, अरे इसका आंसर बहुत इजी था, हमें बाद में आ जाता है उसका आंसर, लेकिन पहले नहीं आता है। सो वो जो डर है ना वो कैसे आप लोग उसे दूर कर सकते हो, उस एंग्जाइटी को कैसे दूर कर सकते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बाकी के एनटीएससी रिलेटेड स्टडी मटेरियल जो है ना उनको भी थोड़ा सा रीड करोगे, तो आप ये अपने आप कंप्लीट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे अभी नए हैं, नए देख रहे हैं इस टॉपिक को, उनको क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन पे हिट करना है, जिससे कि आपको नए अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो शावर्स अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 2 स्टेट्स? ठीक है, मैंगो शावर जो है ना ये मतलब आम की बारिश, आम सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं, मैंगो सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? सो मैंगो की खेती बिहार एंड वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बेटा कर्नाटका एंड केरला। हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ ना बिहार को भी देख रहे हैं। और मैंगो शावर की अगर हम बात कर रहे हैं ना,
तो ये कर्नाटका एंड केरला में भी है, तो हम चूज कर लेंगे ऑप्शन नंबर 3 को। ओके, यहाँ पे ज्यादा मैंगोज है। The Tropic of Cancer does not pass through. Tropic of Cancer टोटल 8 स्टेट से होकर निकलता है, जिसमें से कि 3 तो लाइन से ही आ जाते हैं। कौन कौन से? 3 नहीं बेटा, सारी लाइन से आ रहे हैं। ऑफकोर्स थोड़ा सा ऐसा एक झुका हुआ सा सी बना रहे, कर्व बना रहे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, देन गुजरात, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, राजस्थान तो है, हमारे पास त्रिपुरा भी है, लेकिन उड़ीसा ना कहीं से कहीं तक भी नहीं है। तो हम क्या चूज कर लेंगे? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उड़ीसा में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amul milk scheme is an example of which type of industry? अमूल जो है ना वो किसका एक अच्छा एग्जाम्पल है? बेसिक इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, जॉइंट इंडस्ट्री है, या कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है? सो स्टूडेंट्स, अमूल जो है ना वो क्या है? कोऑपरेटिव इंडस्ट्री है, जिसका कि मेन जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि ये है एक समाज सेवा करना, मतलब जो रिसोर्सेज है उनको यूज करना। ओके, so we'll choose option number 4. Next question, which one of the figure represents the working age group of the population? मतलब सबसे ज्यादा अर्निंग वाली एज कौन सी है, सबसे ज्यादा काम कौन सा एज करती है? तो कौन सा ग्रुप होगा? 15 to 65, 15 to 66, 15 to 59 या 15 to 64? सो सिंपल सी बात है बेटा, इंडिया में तो देखो 18 को जो है 18 प्लस को लाइसेंस मिला है कि वो कोई भी वर्क कर सकते हैं, बट हाँ 15 को भी कंसिडर किया जाता है अगर वो लेबरिंग वर्क नहीं हो तो मैनुअल वर्क को कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद 60 इयर्स जो है ना वो क्या मान लिया जाता है? ये मान लिया जाता है कि वो रिटायर हो गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम चूज कर लेंगे ऑप्शन नंबर 3, 15 to 59 ईयर्स। ये कौन है? ये है हमारी वर्किंग एज ग्रुप। ओके, हम चूज कर लेंगे ऑप्शन नंबर 3. Next question, chemical industries usually are located near. So chemical industries जो है ना ये कहाँ पे है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के आसपास होती है, या थर्मल पावर प्लांट के पास, ऑयल रिफाइनरीज के पास, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के पास? बहुत सिंपल है बेटा, केमिकल है तो ऑयल रिफाइनरीज के पास ही होगी। चूज कर लेंगे हम कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 को। दिल्ली का पेपर और वो भी थोड़ा सा डिलीशियस टाइप का है ये। ओके, स्मूथ चल रहा है बिल्कुल, बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना बेटा वो थोड़े से ऐसे नहीं है कि मतलब हमने देखा और हमने सॉल्व कर दिया। थोड़ी सी गाइडलाइंस की जरूरत तो पड़ ही सकती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में कि BAMCEF क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी है, बैकवर्ड एंड माइनिंग है, बैकवर्ड एंड मेजॉरिटी है, या बैकवर्ड एंड मालाबार कोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन? सो बेटा ऑप्शन नंबर 4 तो ना हमारी लिस्ट से आउट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3, बैकवर्ड एंड मेजॉरिटी कम्युनिटी। सो बैकवर्ड के साथ मेजॉरिटी वर्क नहीं करेगा, मेजॉरिटी चाहेगा कि उसको सबसे ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंस मिलती रहे, वो ही मेजर रहे। सो बैकवर्ड के साथ मेजॉरिटी नहीं आ जाएगा। माइनिंग क्या है भाई? बैकवर्ड के साथ माइनिंग, मतलब ऑप्शन पूरे करने के लिए ना कुछ भी दे दिए हमें ऑप्शन में, एक ही करेक्ट बचता है बैकवर्ड और माइनॉरिटी, क्योंकि बैकवर्ड कम्युनिटी के साथ जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी ज्वाइन कर लेगी, जिससे कि उनके राइट्स को स्ट्रांगली जो है वो शो कर सके या डिमांड कर सके। सो BAMCEF रिप्रेजेंट्स बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, जनरल इलेक्शन आर कॉल्ड एज। जनरल इलेक्शन कब पूरे होते हैं? तो जनरल इलेक्शन कब होते हैं बच्चा? जब भी इलेक्शंस का टाइम कंप्लीट हो जाता है तो जनरल इलेक्शंस हो जाते हैं। ऑप्शन है डेथ ऑफ एनी मेंबर, नहीं। इलेक्शन बिफोर स्पेसिफिक टाइम में नहीं होगा, क्योंकि लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं ना, कोई गवर्नमेंट उनको पसंद नहीं आती है, तो जनरल इलेक्शन नहीं होते हैं। जनरल इलेक्शन पूरा कंप्लीशन ऑफ टेन्योर टाइम जो 5 ईयर्स है उसके बाद ही होंगे। ऑन कंप्लीटिंग 5 ईयर्स एंड एम्प्टी सीट ड्यू टू एनी रीजन, इसके लिए जनरल इलेक्शंस नहीं होंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in 44 amendment of which fundamental right has been removed from the list of fundamental rights? ओके बेटा, जो 44th अमेंडमेंट हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें से किस राइट को रिमूव कर दिया गया था? कौन सा रिमूव कर दिया गया था? फ्रीडम टू स्पीच एंड फ्रीडम टू मेक ग्रुप्स। तो फ्रीडम टू मेक ग्रुप्स को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ फ्रीडम टू एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ग्रुप्स बनाना, एसोसिएशन बनाना, तो ये तो अभी भी है। उसके अलावा फ्रीडम टू स्पीच, ये भी कहीं ना कहीं अभी भी है, ऑफकोर्स बेसिक है।
तो बचता है हमारे पास राइट टू वर्क एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो हटा दिया गया था बेटा राइट टू प्रॉपर्टी को। हम चूज कर लेंगे ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है? क्या क्या है? सो यूनियन लिस्ट में 66, 47, 97 एंड 97। सो बेटा हम अगर बात कर लेते हैं ना यूनियन लिस्ट की, सो इसमें टोटल 97 सब्जेक्ट्स है। अगर हम बात कर लेते हैं स्टेट लिस्ट की, तो इसमें है टोटल 66 सब्जेक्ट्स। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की, तो इसमें टोटल जो है वो 47 सब्जेक्ट्स है। अब जब हम इस फिगर को देखेंगे तो हमें नेक्स्ट टाइम के लिए वो लर्न हो जाएगा। यूनियन लिस्ट मतलब वो लिस्ट है, वो टॉपिक्स है, वो सब्जेक्ट्स है जो कि सेंट्रल के हाथ में है, जिनके डिसीजंस सेंट्रल लेती है, जिसमें कि पॉलिसीज बनाने हैं, स्कीम्स देनी है, तो वो सेंटर के डिसीजंस होंगे। स्टेट लिस्ट मतलब ये वो सब्जेक्ट्स है जिसमें कि स्टेट वर्क करेगी, जिसमें कि स्टेट का इंटरफेरेंस होगा, जिसमें कि डिसीजन पावर स्टेट के पास होगी। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है और यूनियन के पास है, मतलब जैसे कि डिफेंस है, तो ये सेंट्रल लेवल पे होगा। उसके अलावा बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। कुछ ऐसे जो सब्जेक्ट्स है जो ना कि यूनियन के पास है ना कि स्टेट के पास है, जैसे कि IT सेक्टर है, तो वो आ जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 जहाँ पे कि यूनियन लिस्ट को 97 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट के पास 66 सब्जेक्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट के पास 47 सब्जेक्ट्स है। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a person who is not a member of any house of parliament if he or she is appointed as a minister। एक ऐसा पर्सन अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है और फिर भी उसे कोई ना कोई मिनिस्ट्री अगर दे दी जाती है, तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो किसी ना किसी हाउस में भी मेंबरशिप ले ले। तो ये करने के लिए उसे कितने टाइम पीरियड को जो या कितना टाइम पीरियड उसे अलॉट किया जाता है, क्या इसकी जो पीछे जो है लॉ है? अ मंथ मतलब 1 महीना 30 डेज, 6 मंथ या फिर 3 मंथ, और स्टिपुलेटेड टाइम इज फिक्सडली द प्राइम प्रेसिडेंट। जैसा कि प्रेसिडेंट कहता है, प्रेसिडेंट कुछ नहीं कहता है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो होना चाहिए 6 मंथ में। उनको थोड़ा सा टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप किसी भी एक अच्छे से हाउस में देख के अपर हाउस या लोअर हाउस में एडमिशन अपने लिए फिक्स कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर शेयरिंग रिगार्डेड एज गुड। पावर शेयरिंग अच्छा क्यों होता है भाई? तो क्योंकि ये पॉवर्टी को कम करता है इसलिए अच्छा है, या फिर ये वेल्थ को बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की या इलेक्शंस की, सो इलेक्शंस जो है कंट्री में ज़रूरी है, लेकिन ये किसी भी तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है। हाँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक बेंच देता है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं है। सो ये 1, 2, 3 तो हट जाते हैं, क्योंकि पावर शेयरिंग से ना तो पॉवर्टी कम होगी, ना ही वेल्थ बढ़ेगी, और ना ही इससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिलेगी। लेकिन इससे जो लड़ाई झगड़े होंगे ना, वो कन्फ्लिक्ट जो है, सोशल कन्फ्लिक्ट, ये कम होगा। एक बेंच प्रोवाइड जरूर कर देगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप इज। प्रेशर ग्रुप क्या करती है? प्रेशर देती है, जैसे हमारी मांगे पूरी करो, हम जैसा चाहते हैं वैसा करो। प्रेशर ग्रुप एक्चुअल में है ना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये वो ग्रुप है जो लोग बना लेते हैं और फिर प्रेशराइज करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उनको दिखाते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ज़रूर होता है। ठीक है, सो डायरेक्ट कंट्रोल ऑन पॉलिटिकल पावर नहीं, इनका जो एजेंडा है ना वो पॉलिटिक्स में जाना नहीं होता है, लेकिन ये चाहते हैं हमारी उनकी डिमांड्स को पूरी कर दी जाए। To influence the politics of government lacks organization, direct participation in political powers। पावर नहीं चाहिए उनको, क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस करना होता है। वो दिखाते हैं ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी नहीं है, इन पार्टी के साथ थोड़ा सा फेवर मिलेगा, इनके साथ नहीं मिलेगा। दिस इज ऑल द वर्क। ओके, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द मेन फीचर ऑफ प्रेशर ग्रुप इज। सो प्रेशर ग्रुप का जो है ना बच्चा, वो मेन फीचर क्या होता है? क्या वो पॉलिटिकल पावर में आना चाहते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं? नहीं, प्रेशर ग्रुप कभी भी पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है? प्रेशर क्रिएट करता है, वो चाहता है कि उनकी डिमांड्स को पूरी की जाए। ठीक है, सो डायरेक्ट कंट्रोल ऑन पॉलिटिकल पावर नहीं हो सकता, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों ने जिसको वोट दे दिए इलेक्शंस में, वो ही कंट्री को गवर्न करती है। सो प्रेशर ग्रुप का ये पॉइंट तो बिल्कुल इनवैलिड है। ऑप्शन नंबर 2,
ट्राई टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नमेंट, यस, वो चाहती है कि गवर्नमेंट जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो सके, उनकी डिमांड्स को पूरी की जाए. नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल सपोर्ट द राइट डिसीजंस ओनली, सम टाइम दे आल्सो सपोर्ट द रॉन्ग डिसीजंस. कई बार वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चली जाती है, वो कुछ और दिखाने की कोशिश करती है लोगों को अपने साथ जो है ना वो एसोसिएट करती है कि हमारे साथ जुड़ो, और प्रेशर करेंगे ना हम गवर्नमेंट को तो वो ज़रूर इस चीज़ को एप्लीकेबल करेगी. ऐसा कुछ होता है प्रेशर गवर्नमेंट का वर्क, प्रेशर ग्रुप्स का वर्क. लैक्स ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पावर्स. सो ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 कंप्लीटली इनकरेक्ट हो जाते हैं. बचता क्या है? ऑप्शन नंबर 2 जो कि बिल्कुल करेक्ट है. चलो देख लेते हैं इसका आंसर. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the following, which are or is the main aim of starting civil rights movement in America? So अमेरिका में जो है ना सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, उसका क्या रीजन था? एडल्ट फ्रेंचाइजी, वोट टू राइट फॉर विमेन, ये दोनों नहीं थे. एबॉलिशिंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन and fan direct election of Congress. So the correct answer it would be abolishing social discrimination. वो जो भेदभाव चल रहा था ना whites and blacks के बीच में, उसको हटाना चाहते थे, ये था. ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा. प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी. प्रेसिडेंट जो है ना वो इमरजेंसी कब डिक्लेयर कर सकता है? जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे तब, जब पार्लियामेंट ने जो है वो एडवाइस किया हो कि अभी आप डिक्लेयर कर दो तब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने राइटिंग पे दिया है कि अभी आप इसको कर दो तब करेंगे, या होम मिनिस्टर उनको करने के लिए कहेंगे. सिंपल सी बात है, यहाँ पे राइटिंग आ जाता है, और राइटिंग एडवाइस में अगर उनको मिल जाता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो वो क्या करेंगे? इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देंगे. इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे. एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स इवन हमें नहीं मिलते हैं, बहुत सारी जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है. ओके, स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Amnesty International is an international organization which works for. So बेटा ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है ना Amnesty International, ये किस लिए वर्क करती है? वर्क पीस के लिए, जस्टिस, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, या ह्यूमन राइट्स के लिए? सो ये वर्क करती है ह्यूमन राइट्स के लिए. पूरे दुनिया के कोने में कहीं पे भी अगर ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते हैं, कहीं पे भी अगर कुछ ज़्यादा अच्छा सा या बुरा सा चल रहा है, अच्छे पे तो नहीं बोलेंगे, खैर बुरे पे ही बोलेंगे, तो कुछ अच्छा सा या बुरा सा चल रहा होता है ना, तो वहाँ पे ये ज़रूर इंटरफेयर करते हैं. ओके, सो एमनेस्टी इंटरनेशनल ये जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन है. ऑप्शन नंबर 4. इन विच ईयर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर नहीं पता है, छोटा सा ट्रिक, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. ओके, तो छोटा क्वेश्चन, बड़ा धमाका इसमें. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? सबसे पहले तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो बताता है कि सभी को, चाहे वो मैन है या वीमेन है, सभी को 18 प्लस होने के बाद या एक एज डिसाइड करने के बाद, चाहे वो रिच है, पुअर है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, उसे वोटिंग राइट्स मिलेंगे. ओके, अब ये कब इंडिया में आए थे? 1947 में तो हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली थी, 1950 में, 1919 में या 1935 में. तो ऑब्वियसली है 47 में तो हमें आज़ादी मिल गई थी. इंडिपेंडेंस के बाद इलेक्शंस करने का सोचा होगा गवर्नमेंट ने कि 5 साल होने दो, इलेक्शंस कर लेंगे. उससे पहले ही डिसाइड हुआ था. अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब तो कैसे डिसाइड करेंगे भाई, उससे फ़ायदा भी क्या होगा. सो ये डिसाइड किया था बाद में. 47 में तो रेंडमली जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि लोग भी चाहते थे, और पूरा का पूरा सिस्टम जो था उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स का या जो असेंबली थी, उन लोगों ने सबने वोट्स किए थे किसको? जवाहरलाल नेहरू को. तो वो बन जाते हैं हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. सेकेंड टाइम के इलेक्शन से पहले ही जो है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया था 1950 में. छोटी सी ट्रिक मैंने बताई थी ना, आज़ादी के बाद हुआ होगा, पहले नहीं हुआ होगा. In which year Consumer Protection Act was enacted? So Consumer Protection Act जो है ये हुआ था 1886 और 85. यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे, हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, 1986 तब हुआ था ये कंज्यूमर 1. चलो, Which among the following is considered to be the most liquid assets? इसमें से सबसे ज़्यादा लिक्विड असेट्स क्या है? इकोनॉमिक स्टार्ट हो जाती है हमारी, और
देखो बेटा, लिक्विड एसेट्स की अगर हम बात करते हैं, सो लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? दीज आर दोज एसेट्स विच कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ये वो एसेट्स है जिन्हें कि हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सके, जब चाहे हम इन्हें कैश में कन्वर्ट कर सके। अच्छा, अब हम कैश में कन्वर्ट करेंगे ना, तो उसके लिए क्या होगा भाई? बहुत ईजी होना चाहिए। ऑप्शंस को देख लेते हैं। गोल्ड, गोल्ड अगर हमारे पास है तो सबसे पहले हम उसे किसी ज्वेलर के पास लेके जाएंगे, उसकी वैल्यूएशन की जाएगी कि अभी गोल्ड का प्राइस क्या है, गोल्ड कितना है, उसके बाद वो उसको सोचेंगे, थोड़ा कम करेंगे और फिर देंगे। इतना ईजी नहीं है। आगे देख लेते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स लेके हम बैंक जाएंगे, बैंक देखेगा कि हाँ भाई डिमांड डिपॉजिट्स है, फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल कर दिया तो बैंक के पास जाता है, बैंक सारे डिटेल्स चेक करेगा। डिटेल्स चेक करने के बाद जो है ना, वो क्या करेगा, डिमांड पे, हमारी डिमांड पे मतलब हमें वो दे देगा, हमारा अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके, मतलब हमें कैश मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी पहले वेरिफिकेशन होगा कि जो पर्सन गया है बैंक में, ये पर्सन अकाउंट उसी से रिलेट है या नहीं है, किसी और का तो नहीं है, ये सब भी चेक करते हैं। लैंड, किसी के पास अगर लैंड है तो वो पर्सन जाएगा किसी ब्रोकर के पास जाएगा, लैंड की वैल्यूएशन की जाएगी, उसके बाद वो किसी एक प्रॉपर्टी वाले को परचेज कर मतलब ढूंढेगा कि कोई प्रॉपर्टी डीलर मिल जाए और उनसे जो है वो लैंड को बदले में अमाउंट ले ले। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मनी। तो ये ऑलरेडी भाई कैश में है हमारे पास। हमारे पास जो आज पैसा है वो क्या है? वो लिक्विड एसेट्स है, और वो सारा जैसे कि लैंड है, ठीक है, तो ये क्या है? ये है हमारा फिक्स्ड एसेट्स। ओके, गोल्ड जो है ना, ये भी एक पार्ट है किसका? लिक्विड एसेट्स का। लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन में गोल्ड और कैश दोनों अवेलेबल है तो हम मनी को ही चूज करेंगे, हम गोल्ड को चूज नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन जो है ना 1 और 4 इसलिए दे रखा है क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गोल्ड जो है वो भी लिक्विड एसेट कंसीडर किया जाता है, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए ना वैल्यूएशन हमेशा ईयर बाय ईयर जो है वो बढ़ेगी, और कम कम कभी कभी हो सकती है, बट बढ़ेगी ज़्यादातर। लेकिन फिर भी अगर हमारे पास ऑप्शन में गिवन है मनी, तो हम ऑलरेडी कैश में जो है उसको ही चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री। फूड सिक्योरिटी कब होते हैं? सो फूड सिक्योरिटी कब होती है? जब किसी कंट्री के पास जो है वो ए क्यूब होता है, मतलब सबसे पहले अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, देन एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, एंड देन अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। देख लेते हैं। सो इनफ फूड इज अवेलेबल, ओके, ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाय। अच्छा, अफोर्डेबल के बाद जो है एक्सेप्टेबल क्वालिटी भी आ गया, देयर इज नो बैरियर, एक्सेसिबिलिटी भी आ गया। सो ये आ जाता है हमारा अवेलेबिलिटी, ये आ जाता है हमारा एक्सेसिबिलिटी, और ये आ जाता है हमारा अफोर्डेबिलिटी। इट मीन्स ऑल दी अबव। विल चूज ऑप्शन नंबर 4 एज अ करेक्ट आंसर। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे है? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चा? जिनेवा में है। ओके, सो ये तो ऐसा क्वेश्चन है, नींद से भी उठा के पूछोगे ना तो भी याद होना चाहिए कि ये जिनेवा में ही है। Under National Rural Employment Guarantee Act 2005, how many days of work are guaranteed in a year? कितने डेज के लिए वर्क दिया जाता है? सो जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ, प्रीवियस सेक्शंस में भी मैंने बताए थे 365 में से एटलीस्ट गवर्नमेंट 100 डेज के लिए वर्क देगी, और अगर वो 100 डेज के लिए वर्क नहीं दे पाती है तो वो लेबरिंग अलाउंस देगी। मतलब इस स्कीम से जो बेनिफिट है ना वो अलाउंस ज़रूर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट की फॉल्ट है कि गवर्नमेंट ने उन्हें वर्क नहीं दिया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट से या विलेजेस से, हर एक रूरल फैमिली से या हर एक पुअर फैमिली से जो भी कोई भी एक पर्सन जो है उसको एटलीस्ट मिलेगा यहाँ से क्या? मनरेगा में एडमिशन, और उसको राइट टू वर्क दिया जाएगा फॉर 100 डेज। सपोज अगर किसी जो है यहाँ पे 500 फैमिली में से 490 फैमिलीज़ को जो है वर्क दे दिया जाता है, और बाकी की जो 10 फैमिलीज है उनके लिए 100 डेज के लिए वर्क नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा उन्हें कि आप 85 डेज तो वर्क कर लो, चलो 85 डेज का वर्क है, तो रेस्ट ऑफ द 15 डेज के लिए भी इन्हें क्या दिए जाएंगे? अलाउंस पे किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही तो भाई इनको 15 डेज का नहीं दिया ना, तो इनको अलाउंस दिया जाएगा। ये था हमारा नरेगा, और जिसका कि नेम बाद में चेंज कर दिया था मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आगे आ जाते हैं। Who is the founder of Grameen Bank of Bangladesh?
सो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ये वाला कंसेप्ट जो है ना वो बांग्लादेश के बहुत ही अच्छे से पर्सन ने निकाला था और उसके बाद बाकी के कंट्रीज़ में भी इसको अडॉप्ट किया गया, स्पेशली इंडिया ने। इंडिया को तो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं अर्बन एरिया को और अगर हम देखते हैं हमारे रूरल एरिया से, तो रूरल एरिया में डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वाला कंसेप्ट जो है ना बांग्लादेश के प्रोफेसर का था। कौन थे वो? अब्दुल रहमान, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद यूनिस या फिर अमर्त्य सेन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद यूनिस। इनकी जो टाइम था इनका पॉलिटिक्स वाला, तब यहाँ इन्होंने जो है इसको फॉर्मुलेट किया था। फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज हाईएस्ट। सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं? इन दिस वीडियो ओनली विल सॉल्व अ क्वेश्चन, वी हैव सॉल्व अ क्वेश्चन, जिसमें कि हमने देखा था कि पंजाब में जो है वो डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का रीजन क्या है? दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट ड्यू टू द HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। सो यस, फर्टिलाइजर्स कहाँ पे होंगे सबसे ज्यादा? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इट वुड बी इन ऑप्शन नंबर 1 पंजाब, और इसी वजह से यहाँ की लैंड जो है ना वो डिग्रेड हो रही है। इसी के साथ ये वाला वीडियो जो होता है और ये वाला सेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग सेशंस के लिए हमारे चैनल के साथ जो है ना वो बने रहिए। ATP स्टार, यहाँ पे हर एक बच्चा स्टार है और ये सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप बहुत कुछ NTSC का लर्न करके जाएंगे। टिल द टाइम फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।